हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द विजन शिक्षा, है ना। आप लोग 10th के स्टूडेंट 11 में, 11 के स्टूडेंट 12 में आ गए। स्कूल्स बंद हैं, कैसे पढ़ाई होगी। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस। इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये सब हम लोग चैप्टर जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना। क्लास 11 के लिए जो भी बच्चे अभी शुरू करना चाह रहे हैं या जो उन्होंने शुरू किया है, वो क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, आपके सारे वीडियोस दिए हुए हैं, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। सारे वीडियोस आपके मिले हुए हैं। आप टाइप कीजिए विजन शिक्षा शुभम कुमार, आप टाइप कीजिए विजन शिक्षा और आप हमारा नाम टाइप कर सकते हैं शुभम कुमार, आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस वहाँ पर है, आपको सारे वीडियोस इजीली मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो आप 11 शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने का है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। आप आसानी से एक छोटे टॉपिक को पढ़कर उसको अच्छे से समझकर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाकर आगे बढ़ें, ताकि कोई भी तरह का कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी परेशानी आपके सामने ना आए। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो पढ़ेंगे छोटा छोटा टॉपिक और आराम से किसी भी तरह की परेशानी के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए होंगे। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए होंगे, लाइक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारा व्हाट्सअप लिंक। आप वहाँ से हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की परेशानी को कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में भी उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक्स कर दे रहा हूँ कि आपके वजह से, आपके चैनल को देखने की वजह से, वीडियोस को देखने की वजह से, उसको समझने की वजह से आज हमारे पास 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये और बढ़ेगा, आप लोग इसको और बढ़ाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, चूँकि तो अच्छे से आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इस चैप्टर का या इस पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर आपको मिलेगा। सबसे आसान चैप्टर मिलेगा सॉलिड स्टेट। सबसे आसान कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ थ्योरीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। ये कुछ एजम्पशन पर डिपेंड करने वाला चैप्टर है, कुछ आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर, ठीक है, कि कौन से पार्टिकल किधर हो सकते हैं। तो चलिए उन सारी चीज़ों को समझेंगे एक एक करके, तो सबसे पहले तो ये समझें कि आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में क्लास 11 में पढ़ा है। आपने स्टेट ऑफ मैटर एक पूरा चैप्टर ही था जहां पर हम लोगों ने स्पेशली पढ़ा किसके बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने, गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा और वहीं पर हम लोगों ने थोड़ा सा क्या पढ़ा था, लिक्विड स्टेट भी पढ़ा था। थोड़ा हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा, लिक्विड स्टेट भी पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के तीसरे पार्ट के बारे में, जो क्या है, सॉलिड स्टेट। क्या है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सॉलिड क्या है। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझने की जरूरत है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड्स क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लेते हैं, सॉलिड का डिफिनीशन लेते हैं। पेन पेपर साथ में नोट कीजिएगा, है ना। सॉलिड क्या है कि दैट स्टेट ऑफ मैटर
in which the constituent particles are bounded by a strong force। यानी सॉलिड क्या है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहने का मतलब क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या हुआ, बहुत जोर से पकड़े हुए, छोड़ेंगे ही नहीं, कहाँ जाओगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहने का मतलब हो गया है क्या कि जब जो दो पार्टिकल्स के बीच में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कहने का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, या जिसको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही नज़दीक होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के, एकदम चिपके हुए से, इतना नज़दीक होता है। दे कैन ओनली, आप यूं कह सकते हो कि पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं कि ये सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव। जा नहीं सकते कि मन कर गया चलो जी लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, चलो घूम कर आते हैं, नहीं, ये सिर्फ अपनी ही जगह पर हिल लिए। जैसे अभी तो ट्रेनें चलती नहीं हैं, लेकिन पीछे जाते हैं, पीछे के समय में देखते हैं तो जनरल जो बॉगी होते हैं ना, उसमें आदमी पड़ा है, घुस गए आप, लेकिन क्या हुआ कि अब जरा सा मन कर गया कि थोड़ा आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप नहीं बढ़ सकते, आप वहीं पर हिल करके रह करके हो सकता है, लेकिन आप मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। हाँ, कंडीशंस हो सकते हैं, अब बहुत सारे लोग उतर गए ट्रेन से, जगह बन गया तो अब तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्पेशल कंडीशन है, वो होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन वो कंडीशन बनता है सिर्फ। तो यहाँ भी सॉलिड के पार्टिकल भी कुछ इसी तरह से हैं, ये मूव नहीं कर सकते, नहीं जा सकते कहीं भी, ठीक है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। और मूव करना भी चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल मूव करना भी चाह रहा है, तो इसको क्या बोल रहा है ना, ये वाला पार्टिकल और इधर का पार्टिकल, इसके अगल बगल पार्टिकल, भैया कैसे जाओगे, हम तो तुमको जोर से पकड़े हुए हैं। अब जोर से पकड़ के रखेगा तो ये तो मूव कर नहीं पा रहा। तो पार्टिकल सॉलिड के कुछ इसी तरह से होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कम डिस्टेंस में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनके सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टी है इसका। अगर हम लोग बात करें उन प्रॉपर्टीज की, बहुत ही आपने इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ रखा है कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे आसान सा लेते हैं क्या कि इनके शेप या इनका साइज या इनका जो वॉल्यूम होता है, ये क्या होगा, डेफिनिट होगा। इनका शेप, इनका साइज, इनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। आपने एक ब्रिक लिया, ये डेफिनिट शेप का है, तोड़ मत देना, ये डेफिनिट शेप का है, इसका साइज भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो सॉलिड्स के शेप, साइज या फिर वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। और ये इनका जो कंप्रेसिबिलिटी है, इनका जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये क्या है, बहुत ही लो है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है, याद रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ही लो है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है ये समझिए। कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब हमारा होता है कि उसको आप दबा नहीं सकते, उसको आप दबा नहीं सकते। जाहिर सी बात है ना, एक बैग रखा, एक बैग में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल भर लिए, अब हम सोच रहे हैं कि उसको दबा लेंगे, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कंप्रेस नहीं कर सकते आप इसको। अच्छा, जब कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल नहीं होता, आप इसको अगर दबा नहीं सकते तो आप इसको खींच भी नहीं सकते। जैसे वो होता है ना स्प्रिंग, खींच लिया, बहुत सारे लोग होंगे जो जिम वगैरह जाते हैं तो होता है ना वहाँ कुछ ऐसा जिसको खींचना होता है ना। तो आप सॉलिड से बनी चीज़ों को खींच नहीं सकते, नहीं खींच पाएंगे आप उसको, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अच्छा
एक अपने गैसियस स्टेट जब पढ़ा था तो वहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब इंटरमिक्सिंग, दो चीज़ों में मिल जाना। तो सॉलिड्स का जो डिफ्यूज़न होता है, ये डिफ्यूज़न भी क्या होता है, लो होता है। मतलब ये डिफ्यूज़ नहीं करेगा, जाएगा नहीं इधर से उधर। जैसे गैस में होता है, आप कहीं पर एक इंसेंस स्टिक जला लेते हैं, कहीं पर एक अगरबत्ती आपने जला लिया तो उसका स्मेल आपको यहाँ भी खड़े खड़े मिल सकता है। आप जहाँ भी अभी बैठे हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर कहीं दूसरी जगह पर आपने वो जलाया है कोई भी इंसेंस स्टिक तो मिल सकता है। लेकिन सॉलिड्स के मामले में ऐसा नहीं है, सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं कि रखा रखा फैलने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो सर सब कुछ लो ही रहेगा कि कुछ हाई भी होगा, कुछ हाई भी होगा क्या? तो होगा, हाई भी होगा। क्या होगा? हाई। हाई होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसको क्या करना होगा, वो जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगाइएगा वो अलग नहीं होने वाला। तो हमने कहा कि भाई इसको तो निकालना है। ये जो बीच का पार्टिकल है, ये जो आपके बीच का पार्टिकल है ना, इसको आपको निकालना है। ये पार्टिकल, इसको आपने बोला कि नहीं सर इसको बाहर निकालिए, है ना? तो इसको बाहर निकालिए बोल दिया आपने कि इसको बाहर निकाले। कैसे निकालिए? पकड़ के तो नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बोला भैया छोड़ दो, बोला नहीं छोड़ेंगे। फिर बोला छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। तो हमने भी क्या किया, रुको, नहीं छोड़ोगे हीट देंगे, हीट देंगे तब तो छोड़ोगे, हीट देंगे तब तो छोड़ोगे। तो हमने हीट देना शुरू किया, लेकिन इतना जोर से पकड़े हुए हैं, इतना जोर से पकड़े हुए हैं कि थोड़ा सा हीट में माना ही नहीं। तो हमने क्या किया, और दिया लो हीट। लो हीट नहीं, कैसे छोड़ोगे? एक टाइम आएगा जब ये दोनों भी अपने अपने फोर्स को छोड़ देगा, क्योंकि उतने हीट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। बात समझ आ रही है? हाँ चलिए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ इसका? हाई हुआ। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, नो डाउट। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप देखें कि दे आर गुड कंडक्टर। कंडक्टिविटी इज हाई। कंडक्टिविटी भी हाई होता है। क्यों होता है? पार्टिकल बगल बगल में है तो तुरंत तुरंत ट्रांसफर हो गया, तुरंत तुरंत ट्रांसफर हो गया, है ना? तो इसकी कंडक्टिविटी भी हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग को पता चलता चलेगा, है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टी फंडामेंटल्स है जिसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि सर सॉलिड जो होता है, ये प्रॉपर्टी हुई, तो क्या इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग सॉलिड्स को बांटते हैं? क्या डिवाइड कर सकते हैं? क्या सॉलिड और भी तरह का होता है? तो ऐसा है कि हम लोगों ने सॉलिड को आगे चलकर दो भाग में डिवाइड किया, दो पार्ट में इसको बांटा। दो पार्ट, ज्यादा नहीं बांट रहे, दो ही पार्ट में बांट रहे। एक को बोला गया है बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं ना, जो वन लाइनर होते हैं उनके लिए, उनमें ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है आपसे, बहुत ही कॉमन है। खास करके आपका एमोर्फस सॉलिड्स है और वन लाइनर में, वन लाइनर। बाकी तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने इसी के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। बात समझ आ रही है? इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर में एक आध एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जा सकता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। बात समझ आ रही है? तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों है क्या। एक लाइन खींच लीजिए ताकि आप अलग अलग कर सकें। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, देखिए दो तरह की चीजें हैं। आप अपने घर पे, आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं अभी,
आपके घर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, जैसे आपके बुक्स ही हो गए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बुक्स अरेंज नहीं होंगे, जिनको अगर मैथ पढ़ना हो तो मैथ के बुक्स को ढूंढना पड़ रहा होगा, जिनको फिजिक्स पढ़ना हो तो फिजिक्स के बुक को ढूंढना पड़ रहा होगा। मैंने केमिस्ट्री नहीं कहा क्योंकि केमिस्ट्री तो यहीं पढ़ रहे हैं, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, है ना। तो वो ढूंढना पड़ रहा है। जबकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स पढ़ना है, गए ढूंढा, बस तुरंत निकाल लिया, मतलब विदिन 10 सेकेंड्स वो अपने बुक को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अरेंज्ड है सिस्टेमेटिक वे में। और जिनको ढूंढना पड़ रहा है, मतलब एक बुक ढूंढने के लिए 10 बुक उलटना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, इधर रखना पड़ रहा है, उधर रखना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका बुक अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में ये एक बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट द कंस्टिट्यूएंट देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सीपी लिख दिया मैंने, सीपी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। सीपी वो कॉस्ट प्राइस मत समझ लेना, मैथ मत पढ़ना कि सर ने मैथ के बुक का एग्जाम्पल दिया था, अभी सीपी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, फॉर लॉन्ग रेंज, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अरेंज हुआ है ना, वो एकदम लंबा, मतलब अरेंज होता चला गया, अरेंजमेंट लंबे दूरी तक, ऐसा नहीं थोड़ा दूर किया उसके बाद फिर जैसे तैसे रख दिया, मतलब काम करना शुरू किया और थोड़े देर तक अच्छे से किया, फिर बोला हटो यार लॉकडाउन है, कहाँ अच्छे से करना है ना। तो नहीं, लॉन्ग रेंज तक हम, मतलब शुरू से लेकर काफ़ी लंबे दूरी तक आपका, लंबे रेंज में आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट पार्टिकल का क्या होता है, सही होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होने की ही वजह से इनके पास जो होता है ना, डेफिनिट ज्योमेट्री आता है। पार्टिकल अच्छे से अरेंज करेंगे तो देख के लगेगा ना कि हाँ ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, तो वो ज्योमेट्री भी क्या होती है, इसकी डेफिनिट होती है। पार्टिकल अच्छे से अरेंज है बिल्कुल, है ना। लाइक देखो, जैसे ये इस तरह से अरेंज किया हमने, तो ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज किया गया, 1/1 लिया गया है, ठीक है ना, लेयर बनाया मैंने, हट। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनके पास क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। और अगर है भी, ठीक है ना, अगर रेगुलर अरेंजमेंट है भी, इफ देन फॉर ए शॉर्ट रेंज, मतलब होता तो नहीं है, लेकिन अगर है भी तो क्या है, शॉर्ट रेंज के लिए। ठीक है, मैंने दोनों चीजें इसलिए लिख दी हैं क्योंकि कहीं कहीं पर आपको कुछ, अगर आप बुक्स उल्टेंगे या कहीं और भी कुछ देखते हैं तो आपको मिलेगा, कहीं पर आपको बोला गया है कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट फॉर ए शॉर्ट रेंज, या फिर आपको लिख दिया गया है कहीं पर दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, या फिर सिंपली लिख दिया गया दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट। तो मैंने दोनों लिखा, डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या है, शॉर्ट रेंज तक। ये आपका क्या हुआ, लॉन्ग रेंज में हुआ, ये शॉर्ट रेंज में कहीं भी चल दिए। सर ऐसे करके अरेंज कर लेते हैं ना सर, अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा क्या। तो इसी तरह का अरेंजमेंट है यहाँ, और इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से इनके पास डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं आ पाती, इनके पास डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं आ पाती है। बात समझ में आ रही है, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से दोनों को अलग अलग किया गया है, सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से दोनों को अलग अलग किया गया है कि एक सही से अरेंज है, एक अच्छा बच्चा की तरह है ना। नहीं तुम अच्छे बच्चे हो, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने, और एक अच्छे बच्चे की तरह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्या बोले, ट्रू सॉलिड। एक्चुअली सॉलिड यही है,
जबकि इसको बोला जाता है सूडो सॉलिड, या इसी को नाम मिलता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड बोलिए, या इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे ग्लास होता है, आप देखेंगे कि बहुत पुराने समय का जो ग्लास कहीं पर लगा हुआ खिड़की वगैरह में, वो ना नीचे जो होता है ना बॉटम पार्ट उसका, वो थोड़ा थिक होता है और ऊपर थोड़ा पतला होता है। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो होता है। नीचे थोड़ा सा ब्लर होने लगता है धीरे धीरे, लंबे समय तक अगर है तो 15-20 साल 25 साल से लगा हुआ है तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सूडो सॉलिड। और ट्रू सॉलिड किसको बोला हम लोगों ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसको बोला, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है। अच्छा, एक जो और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कभी आपसे पूछ लिया जाए, क्या इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उल्टा लिख लिया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, ये शार्प होता है, शार्प होता है। ठीक है। जबकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इन रेंज ऑफ। कहने का मतलब समझिएगा, यहां पर समझाते हैं, यहां समझिएगा। जैसे एक कोई सॉलिड है 1, दूसरा सॉलिड 2। इसको ऐसे कर लो, जैसे ये आपने कोई मेटल ले लिया आपने, यहां हम प्लास्टिक रख लेते हैं। आपके घर में प्लास्टिक का चेयर होगा, फाइबर जिसको बोल रहे हैं। मेटल को जब आप हीट देंगे तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट करता है, और यहीं मेल्ट करता है, इससे पहले मेल्ट नहीं करेगा, यहीं मेल्ट करना शुरू करेगा और यहीं मेल्ट होगा। क्या ऐसा नहीं है कि 2 पार्टिकल 120 पर मेल्ट किया ना सर, अब ऐसा करते हैं कि अब इसको 140 पर मेल्ट कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जबकि प्लास्टिक में क्या है, आप हीट देना शुरू करो। घर में चेयर वगैरह होगा, आप हो सकता है बैठे हो, हीट देके देख लो आप, क्या होगा ना, इसमें कुछ पार्टिकल इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाएगा, कुछ 70 पर जाके करेगा, कुछ 90 पर करेगा, कुछ 120 पर करेगा, कुछ और बढ़ेगा। तो ये रेंज है कि कहीं कहीं पर। अब याद आ गया भाई, बीच में मेल्ट करा, चेयर को मेल्ट करा रहे हो तो याद आ गया कि इसको तो मेल्ट करा रहे हैं, इसको तो हीट दे रहे हैं, गल रहा है, मम्मी मारेगी, बस बंद कर दिया, अब नहीं मेल्ट होगा। अब उस दौरान आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, मतलब कुछ पार्टिकल उसका 40 पर मेल्ट हुआ होगा, कुछ 50 पर हुआ होगा, कुछ 55 पर हुआ होगा, लेकिन किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। आप यहां तक पहुंचने के बाद ही मेल्ट करा पाएंगे। गर्म होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, लेकिन मेल्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, बोर्ड में, बोर्ड की बात कर रहा हूं, मेरा अल्टीमेट टारगेट बोर्ड होता है ना। अभी तो पढ़ेंगे ही, और इस बार तो कब स्कूल्स खुलेंगे, किसी के पास किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे इस बारे में भी कोई नहीं जानता है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कहाँ पढ़ेंगे, बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है ना, अगला मामला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, मैंने बोला एनाइसो सीधा पढ़ते हैं, एनिसोट्रॉपिक, एक ही बात, एनिसो। और एमॉर्फस जो होते हैं ना, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सर है क्या एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक है क्या? तो देखो एक ही चीज है, सिर्फ यहां हमने क्या किया है, दोनों आइसोट्रॉपिक लिखा, इसमें लगा लिया एन आइसोट्रॉपिक,
क्या है सर? ये जो लिया गया है टर्म, ये इसके सॉलिड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, उनसे आया है। क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है कि नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, तो बोला क्या ना कि इसके एनिसोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है। सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है सेम, सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, जबकि एनाइसो मतलब क्या होगा? डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप कहेंगे सर अरेंजमेंट इसका बढ़िया, तो इसमें सेम होना था, इसमें अलग अलग होना था, लेकिन नहीं। देखिए क्या है ना, इस तरह से ऐसा लिया था पार्टिकल। अब देखिए यहां चलेंगे तो यहां तो सेम मिलेगा सर, लेकिन हमने क्या किया ना, कुछ इस तरह से लिया। देखिए तो अगर आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए यहां से चले तो प्लस मिला, माइनस मिला, प्लस मिला, माइनस मिला, प्लस मिला। लेकिन जब ये डायरेक्शन में आए हैं तो देखिए दोनों क्या हुआ है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। यहां आएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल एक तरह का यहां मिल गया, यहां पार्टिकल अलग तरह का मिला, तो पार्टिकल का डिफरेंस मिल गया ना। एक तरफ एक अलग अलग तरह के पार्टिकल, जाहिर सी बात है सेम। यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, पार्टिकल अलग अलग तरह के, तो यहां की प्रॉपर्टी और यहां की प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है अलग अलग होगी, क्योंकि यहां अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं, यहां क्या हो रहा है, पार्टिकल एक ही तरह के मिल जा रहे हैं हमको, पॉजिटिव वाला ही मिल रहा है। अरे सीधी सी बात है, जैसे एक 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 मतलब स्कूल होता है को एजुकेशन में, है ना। अब उसमें क्या किया गया ना, टीचर परेशान हो गया, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, कुछ परेशानी आप लोग क्रिएट करते हो, उसी परेशानी की बात कर रहा हूं मैं। बॉयज़ को अलग कर दिया गया, गर्ल्स को अलग कर दिया गया। अब इधर घुसे तो सारे बॉयज़, इधर घुसे तो सारे गर्ल्स। तो ये जो बॉयज़ है इनमें लगभग लगभग सब एक ही तरह के हैं। गर्ल्स तुम भी एक ही तरह के हो, सब एक ही तरह, सब अल्लाह ही करने में लगे, इधर भी सब अल्लाह ही करने में लगे। तो ये सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, अलग अलग डायरेक्शन में। और एक हो गया मिक्स, तो यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ मिक्स नहीं हो रहा, तो यहाँ मिक्स हो गया, मिक्स हो गया तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट प्रॉपर्टी। थोड़ा आगे बढ़े, एक आदमी मिल गया, हाँ भाई साहब ठीक है। अब आगे बढ़ गए, एक लड़की मिल गई, हाँ सर कैसे हैं। अब तो क्या हुआ, अब जो आदमी मिला, आप देखोगे दोस्त मिला, हाँ ठीक है, लेकिन समझ गए ना, हाँ। तो वही चीज़ यहाँ, ठीक है। तो ये है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉलिड के बारे में, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके टाइप पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप नोट्स बनाएं, पढ़ें, किसी भी तरह की परेशानी के लिए मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए जाएंगे, और कमेंट सेक्शन तो है ही, अगर लिंक ना भी है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, कमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, गुड लक।